Hello guys, welcome to Law Ties. So today in this video I will teach you about the chapter 9 of CRPC जो बात करता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रंस और पेरेंट्स की, जो कि सेक्शन 125 से 128 तक प्रोविजन दी है। सेक्शन 125 बात करता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स। सेक्शन 126 प्रोसीजर बताता है। सेक्शन 127 ऑल्ट्रेशन इन अलाउंस की बात करता है, मतलब जो भी गुजारे भत्ते में चेंजेस या ऑल्ट्रेशन किए जाएंगे उसके बारे में बताता है। सेक्शन 128 इन्फोर्समेंट की बात करता है, जो भी मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा उसमें। सबसे पहले समझते हैं मेंटेनेंस क्या होता है। तो मेंटेनेंस सीआरपीसी में डिफाइन नहीं है, बट ये जो वर्ड है मेंटेनेंस, ये सिर्फ फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर तक सफिशिएंट नहीं है। इसमें वो हर चीज आती है जो भी किसी पर्सन को जीने के लिए जरूरी होती है, जैसे इसकी नेसेसरी थिंग, जरूरत की चीजें, एड, ये सपोर्ट, ईटीसी। और ये पर्सन के स्टेटस और पोजीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। हु मे क्लेम मेंटेनेंस, अब कौन कौन से पर्सन मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? तो वाइफ कर सकती है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड कर सकता है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड कर सकता है। मेजर चाइल्ड में कौन? अगर कोई लुनेटिक है या फिर किसी भी मेंटली अनसाउंड है, तो वो जो भी पर्सन है मेजर चाइल्ड भी कर सकते हैं, भले वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो। फोर्थ आता है फादर एंड मदर, डेट मीन पेरेंट्स भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाइफ कौन है। वाइफ जो लीगली वेडेड वाइफ होगी वो, और सेकेंड वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, और जिसका डिवोर्स हो चुका है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, बट जो डिवोर्स के बाद सेकेंड मैरिज कर चुकी है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। हु कैन ग्रांट मेंटेनेंस? तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मेंटेनेंस ऑर्डर करेगा रिस्पेक्टिव पर्सन को मेंटेनेंस के लिए, और मैजिस्ट्रेट कोई मैरिड डॉटर के लिए भी फादर को ऑर्डर दे सकता है मेंटेनेंस के लिए, अगर वो डॉटर 18+ नहीं हुई है और अगर वो अभी माइनर है तो। अब ये इंट्रीम मेंटेनेंस क्या होता है? मतलब ऐसे मंथली मेंटेनेंस जो पेंडेंसी ऑफ प्रिसीडिंग में मैजिस्ट्रेट ग्रांट करता है। ऑर्डर सच पर्सन टू मेक अ मंथली फॉर इंट्रीम मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ, सच चाइल्ड, मदर और फादर। इवन जो भी एक्सपेंसेस प्रिसीडिंग में हुए हैं उसका रीजनेबल सम भी पर्सन को पे करना पड़ेगा, जो भी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा। अब ये जो इंट्रीम मेंटेनेंस जो एप्लीकेशन होगी वो विद इन 60 डेज में डिस्पोज करनी होगी फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ सच पर्सन। और अगर कोई वुमन अडल्ट्री में रह रही है तो उसे इंट्रीम मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, बट अगर ऐसा सिर्फ डाउट है कि वो अडल्ट्री में रह रही है, अगर सिर्फ डाउट है तो इंट्रीम मेंटेनेंस उसको मिल सकता है। अब सेक्शन 125(3) बात करता है जहां पर्सन ब्रिच करता है कोर्ट के ऑर्डर का बिना सफिशिएंट रीजन दिए, देन कोर्ट वारंट इशू करेगी जो मंथली अलाउंस ड्यू है उसे पे करवाने के लिए, और उसमें जो भी इम्प्रिजनमेंट होगा वो 1 मंथ तक एक्सटेंड हो सकता है, या फिर अगर पेमेंट उससे पहले कर दिया है तो एक्विटल हो जाएगा। ऐसी कुछ कंडीशन दी गई है 125(4) में, जहां पर वाइफ एलिजिबल नहीं होती है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। तो इसमें बोला गया है कि कब कब वो एलिजिबल नहीं होगी मेंटेनेंस के लिए, इवन इंटरिम मेंटेनेंस के लिए। अगर वो अडल्ट्री में रह रही है, अगर वो खुद अपने हस्बैंड को के साथ रहने से मना कर रही है और कोई सफिशिएंट रीजन नहीं दे रही है, और अगर वो खुद अपने आप को मेंटेन कर सकती है, जैसे कि वो आईएएस ऑफिसर है, उसकी सैलरी इतनी फैंसी है कि वो खुद को मेंटेन कर सकती है, उसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, तब इनएलिजिबल होंगे वो। इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर म्यूचुअल कंसेंट से भी अगर वो सेपरेटली रह रहे हैं तब भी मेंटेनेंस का कोई एलिजिबिलिटी नहीं आती है क्लेम करने के लिए। सेक्शन 126 प्रोसीजर के बारे में बताता है कि जो भी प्रोसीडिंग सेक्शन 125 में रहेगी वो जिस भी पर्सन के अगेंस्ट रहेगी वो कहाँ कहाँ उसको अप्लाई कर सकता है। तो जहाँ वो रहता है, या जहाँ उसकी वाइफ और वो रहता है, या जहाँ वो लास्ट डिसाइड करता था अपनी वाइफ के साथ, और विद द मदर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड। और इसमें एक चीज नोट करने की है कि जितने भी एविडेंस इस प्रोसीडिंग में दिए जाएंगे वो उस पर्सन की प्रेजेंस में ही दिए जाने चाहिए, बट अगर उसकी पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस होती है, अगर वो नहीं आ पाता है किसी कारण से, तो जो उसका प्लीडर है उसकी प्रेजेंस में वो सारी चीजें एविडेंस प्रेजेंट होने चाहिए। सेक्शन 127 बात करता है ऑल्ट्रेशन इन अलाउंस के बारे में, मतलब कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस में जो ऑर्डर है मेंटेनेंस का, या तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं या फिर वो ऑर्डर को कैंसिल किया जा सकता है। तो ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ पार्टीज के जो सर्कमस्टांसेस उसमें चेंजेस आ गए, या फिर जो कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट है उसका जो डिसीजन आया है उसके कारण, या जो डिवोर्स वुमन है उसका रीमैरिज हो गया है, या कोई भी ऐसा पर्सनल लॉ में अगर वो पूरा पेमेंट कर चुका है हस्बैंड, तो वो वापस से लाइबल नहीं होगा पूरा पैसा देने के लिए। उसको वहां बताना होगा कि हाँ मैंने पूरा पैसा दे दिया है। वेयर द वुमन हैज ऑब्टेन्ड अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड शी हैड वॉलंटरी सरेंडर्ड हर राइट टू मेंटेनेंस और इंटीम मेंटेनेंस आफ्टर हर डिवोर्स, और अगर डाइवोर्स हो गया है और उसने खुद ने ये क्लेम किया है कि हाँ मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए, ना
इंटरिम मेंटेनेंस चाहिए। अगर ये उसने वॉलंटरी खुद की इच्छा से बोल दिया है तब भी वो बाउंड नहीं है हस्बैंड को कंपेल करने के लिए। सेक्शन 128 बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर, मतलब ये है कि प्रोवाइड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर। इट प्रोवाइडेड एन ऑर्डर मे बी इन्फोर्स बाय एनी मैजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस वेयर द पर्सन अगेंस्ट हुम इट वाज मेड मे बी फाउंड। मतलब इसका जो ऑर्डर है कोई भी मैजिस्ट्रेट दे सकता है, वैसे तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास देता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज लिखी है, जो भी ऑर्डर की कॉपी आएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टीज को दी जाएगी। यही था 125 से 128। इसमें कोई भी डाउट आए आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना।